मैं सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने जा रही थी। एक रात की दुल्हन बनकर मुझे 20 लाख मिलने वाले थे। जब मैं दुल्हन बनकर मेरे होने वाले शौहर की पहली बीवी के सामने आई तो वह मेरी तारीफ़ कर रही थी, पता नहीं क्यों। वह अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। खैर जो भी है, ये इसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं 20 लाख का सुनकर बहुत से ख्वाब सजा लिए थे। फिर एक रात की सुहाग रात सोचती तो मेरे रंग खड़े हो जाते। पता नहीं मेरे होने वाला शौहर मेरे साथ इस एक रात में मुझे कैसा प्यार करेगा। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे एक दिन का शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बहुत अंधेरा था और धीरे धीरे मेरे शौहर का हाथ मेरी टांगों में रेंगता हुआ आया और जब इसने अपनी उंगलियों से मेरे तो मेरी चीख निकल गई। और जब मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया तो गलती से लाइट ऑन हो गई और जैसे ही मेरी नज़र शौहर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि शौहर के हाथ तो वो औरत बहुत सी खूबसूरत थी और इसने मुझे अपनी तरह खूबसूरत बना दिया था। मैं ये काम से सीधी सी लड़कियां आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे दुल्हन बना रही थी क्योंकि इसने मेरी शादी अपने शौहर के साथ कराई थी और वह मुझे इसकी दुल्हन बना रही थी। मैंने कहा कि आप तो खुद इतनी प्यारी हैं, फिर आपने अपने शौहर की शादी क्यों करवाई? कहने लगी कि तुम्हें भी पता चल जाएगा और आज ही पता चल जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई थी वो तुम्हें याद है ना? मैंने कहा जी मुझे याद है। इसने मुझे अच्छे से तैयार किया, मुझे परफ्यूम लगाया, मेरे बालों को सेट करती रही, मुझे अपने घर ले गई। इसके घर में और कोई भी नहीं था। मुझे इसका शौहर भी कहीं नज़र में नहीं आया था, मैंने तो देखा ही नहीं इनको। आपने मेरी शादी अपने शौहर से क्यों करवा दी है, पर वो कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता। इसने कहा कि आज की रात तो तुम देख ही लोगी। वो मुझे कमरे में बिठा दिया। कमरा बहुत बड़ा था, ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। मैं वहाँ पर बैठ गई तो कहने लगी तुम थोड़ी देर बैठ कर आराम करो, मैं अपने शौहर को भेजती हूँ। अरे हाँ, वो तो अब तुम्हारा भी शौहर है, मैं तुम्हारे शौहर को भेज देती हूँ, वह मुस्कुरा कर कहने लगी और वहाँ से चली गई। मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी जब थोड़ी देर के बाद वह कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही इस पर रोशनी पड़ी मैं इसे देख कर हैरान रह गई। यह तो एक 6 फुट का लंबा आदमी था और इसकी शक्ल, उफ़। मैंने दोनों हाथों से अपने लहंगे को उठाया और इस कमरे से बाहर जाने लगी। बस मुझे यहाँ से भागना था। मैं इस आदमी को साथ ज़िंदगी तो क्या 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती थी। और उसने मुझे रोक लिया और कहा कि क्या हो गया है, तुम तो मेरी बीवी हो। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, अब मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी शादी इतनी खुशी खुशी क्यों करवाई है। लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं ज़मीन पर सजदे में गिर गई, क्योंकि इसने मुझे कहा कि आज की रात मैं और तुम, सिर्फ मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। घर में बहनें थी और मेरे पास इनका पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि तू ही बड़ी है, अगर तू ही कुछ ना किया तो क्या होगा, तू बता दे, अगर कोई और रास्ता है तो हम इस पर चल लेते हैं या फिर हम सबको जहर दे दें। मैं इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब वही तरीका रह गया था जो एक औरत के पास होता है। लेकिन ये माशवरा इससे गलत कहता है। शायद वो तरीका गलत अभी होता है, लेकिन कोई भी औरत अपनी मर्ज़ी से इस रास्ते पर नहीं चलती। आज जब बहनों को देखा तो दिल खून के आंसू से रोने लगा। 2-3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, फिर भी वे मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि बाजी कोई बात नहीं, कुछ न कुछ हो जाएगा। आज मैं घर से यही सोच के निकली थी कि बस इनके लिए रोटी का इंतज़ाम करके आऊँगी, जब मैंने एक अजीब सी बात सुनी। मैं फारिग होकर बैठी थी, मेरे साथ आकर 2 औरतें बैठ गई। मैं इधर कुछ ना मिलने की वजह से बेंच पर आकर बैठ गई थी और रोना शुरू कर दिया था। औरतें आपस में बातें कर रही थी कि इधर एक औरत ने अजीब सा ऐलान किया है, पागल हो गई है, लगता है पागल है। ये दोनों औरतें शादीशुदा थी। इसमें से एक कहने लगी अगर मैं कुंवारी होती मैं तो ऐसे मौके से फ़ायदा उठाती, सिर्फ एक रात के लाखों रुपए कौन देता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी हैरान रह गई कि एक रात के लाखों रुपए से क्या मतलब है, कौन से लाखों रुपए। वे औरतें आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी कि ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए है। मैंने इनसे पूछा कि ये बातें कहाँ हो रही हैं तो वह कहने लगी कि वो वहाँ पार्क के दूसरे कोने में एक पागल औरत बैठी है, कहती है कि मैं अपने शौहर के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, जो लड़की इसके साथ एक रात गुजारेगी मैं इसे लाखों रुपए दूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दुनिया में पता नहीं चलता कि किस इंसान के साथ क्या मामला है। अब किसी को क्या पता था कि मैं तो घर से ये सोच के निकली थी कि चाहे कुछ भी करना पड़े,
میں نے پیسے کمانے ہیں اور اگر ایک رات کے لاکھوں روپے مل رہے تھے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں اس طرف چل پڑی۔ وہ عورت واقعی وہاں کھڑی تھی، مختلف عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں تو اتنی ساری لڑکیاں کھڑی تھیں، اس کا مطلب کہ سب میرے جیسی مجبور تھی۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی کیونکہ لوگ شک میں تھے، لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں تم تو ہو بھی بہت خوبصورت، مجھے بالکل تم جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ جب قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو پھر فوراً سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی میں لے کر آ گئی۔ اس کی گاڑی بہت ٹھنڈی تھی، گرمی سے جب میں اے سی والی گاڑی میں آ کے بیٹھی تو میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتانے والی، تمہیں میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے اور میں تمہیں اس کے لاکھوں روپے دوں گی۔ میں نے کہا کہ کتنے پیسے؟ اس نے کہا کہ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ کا نام سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں آپ کچھ غلط تو نہیں کرنے والی؟ اس نے کہا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو صرف ایک رات کا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں صرف ایک رات کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ میری ایک بات مانیں گی؟ کہنے لگی کہ کون سی بات؟ کیا تم تیار نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اس نے کہا 10 لاکھ پہلے دوں گی اور 10 لاکھ صبح کو مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میری نکاح کروائیں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس بارے میں سوچوں گی، لیکن تمہیں دلہن ضرور بناؤں گی، شاید تمہارا نکاح بھی کروا دوں گی۔ میں نے کہا کہ شاید نہیں، دیکھیں میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ ہلنے لگی اور کیوں ہنس رہی تھی اس نے مجھے یہ بات بھی نہیں بتائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو تمہارا نکاح بھی کروا دیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا وہ میرا نکاح کرواتی یا نہیں، پر میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیا، گھر والوں کو فون کر دیا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، لیکن میری نائٹ ڈیوٹی ہے، میں صبح آ جاؤں گی۔ وہ لوگ سوال کرنا چاہتے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن میں نے کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ وہاں سے مجھے سیدھا پارلر لے گئی اور کہنے لگی کہ تم پر تو ابھی 2 گھنٹے پارلر میں بھی لگیں گے۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا، ہم لوگ پارلر چلے گئے اور تقریباً 5 بجے تک تیار ہو گئے۔ میں نے جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی، میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس نے سبھی لوازمات پورے کیے تھے، میں اتنی پیاری لگ رہی تھی، لیکن میں اس عورت کو دیکھ کر حیران تھی کیونکہ وہ تو خود بھی بہت خوبصورت تھی، پھر کیوں اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا رہی تھی۔ جب مجھے دلہن بنا کر ایک طرف بٹھا دیا گیا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے ایک نظر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے تم کیا پوچھو گی، اچھا پوچھو۔ اس کا دھیان فون کی طرف تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے میری شادی کیوں کروا رہی ہیں اور یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں، لیکن صرف ایک رات کے لیے؟ کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہیں پوچھنے کا حق ہے، لیکن میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ خیر تم مجھے کوئی اکاؤنٹ نمبر بتا دو جہاں میں تمہارے 10 لاکھ روپے شفٹ کر دوں۔ میں نے کہا کہ غریبوں کے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتا بیگم صاحبہ، آپ مجھے ہاتھ کے ہاتھ دے دیجیے گا۔ اس نے کہا پھر کسی کو بلاؤ جس کے دوارا میں یہ پیسے بھیج سکوں۔ میں نے کہا کہ نہیں مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، میں صبح خود ہی پیسے لے کر چلی جاؤں گی۔ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی پریشان تھی تو اس نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، تمہارا نکاح بھی تو کرا رہی ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کو بلایا اور 4 گواہوں کو بھی۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اب تم بھی کر دو۔ میں نے جب نکاح نامے کی طرف دیکھا تو واقعی دستخط ہو چکے تھے، میں نے بھی کر دیے۔ ایک طرح سے میں مطمئن ہو گئی کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن یہ نکاح صرف 1 دن کا ہے اور اس نے میری ویڈیو بھی بنا لی ہے۔ میں نے کہا کہ جی وہ سارے ثبوت بھی لے رہی تھی تاکہ کل کو میں اپنی بات سے پھر نہ جاؤں، لیکن مجھے اپنی بات سے پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے 10 لاکھ مل رہے تھے اب اور 10 لاکھ کل ملنے والے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کوئی چھوٹی سی دکان بنا لوں گی اور عزت حلال کماؤں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خیال بھی آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کا اگر پتہ چلتا تو ان کو کتنا برا لگتا، لیکن اور میں کیا کر سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ کہنے لگی کہ رو نہیں، تمہیں نہیں پتہ میرے شوہر کتنا حسن پرست ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب حسن پرست؟ تو کہنے لگی کہ ارے وہ مرد ہی نہیں ہوتا جو حسن پرست نہیں ہوتا۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा शौहर एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, इसे पता है कि औरत के साथ किस तरह से पेश आते हैं। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, अब तो तुम्हारा निकाह भी हो गया है, इसलिए तुम्हें परेशान या फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो बार बार मुझे कह रही थी ना कि परेशान नहीं होना, मैं इतनी ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। खैर वो मुझे अपने घर लेकर चली गई। इसका घर बहुत बड़ा था। इसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया जो कहीं से भी मुझे किसी आदमी का कमरा नहीं लग रहा था। वो कहने लगी कि तुम यहीं बैठो और ये फ़ोन अपने पास रखो, इस फ़ोन से किसी को फ़ोन करने की कोशिश मत करना और तुम कर भी नहीं सकती हो। जब मैं तुम्हें इस पर मैसेज करूं तुम सामने वाले कमरे में चली जाना और जाकर बिस्तर पर लेट जाना। मैंने कहा क्या मतलब? तो इसने कहा कि जो समझा रही हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? जाकर लेट जाओ वहाँ पर, बस तुम्हें मेरे शौहर से बात करने की कोशिश भी मत करना। जैसे कि एक दुल्हन होती है बिल्कुल इसी तरह से जाकर बैठ जाना। तुमने अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी, ये बात याद रखना। मैंने कहा कि आपने इधर तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो इसने कहा कि हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक रात के 20 लाख क्यों दे रही हूँ? ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो नॉर्मल नहीं होगा। मैंने कहा कि वैसे तो ये भी नॉर्मल नहीं है कि आप अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही हैं, वो भी सिर्फ़ एक रात के लिए, और मुझे लाखों रुपए भी दे रही हैं। हाँ, मुझे पता था कि ये सब इतना भी नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन मैं ये कैसे करूँगी? अगर उन्होंने मुझसे कोई बात पूछ ली, कोई सवाल कर लिया, तो कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जवाब देने की। अगर ऐसी कोई बात हुई जिसका जवाब हाँ में हुआ तो तुम हाँ में सर हिला देना, बाकी कुछ मैं संभाल लूँगी। तुम्हें बस इतना ही करना है। क्या इतना नहीं कर सकती? अगर तुम इतना नहीं कर सकती तो फिर तुम यहाँ क्यों दिख रही थी? इस औरत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये अपने फ़ोन में काफ़ी देर से लगी हुई थी, बार बार वॉइस कॉल करती थी और वॉइस सुनने के लिए फ़ोन को कान से लगाती थी ताकि कोई और ना सुन सके। कोई था फ़ोन पर दूसरी तरफ जिसको एक पल की खबर दे रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो उसका शौहर ही था, क्योंकि जब निकाह हो गया तो उसने ये भी कहा कि हाँ निकाह करवा दिया है। वो शख्स इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद था और ये इसके लिए। अगर इन दोनों में इतना ही प्यार था तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? खैर मुझे पैसों से मतलब होना चाहिए था, लेकिन मैं कोई कारोबारी लड़की नहीं थी जो हर वक्त पैसों के बारे में सोचती रहती, इसलिए मैं हर तरह से सोच रही थी कि खैर अब तो वो ठीक कह रही थी कि अगर मैं ये सब नहीं कर सकती तो मुझे यहाँ तक नहीं होना चाहिए था। इसने मुझे और भी ऐसी बहुत सी बातें समझाईं जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती, पर मेरी इस कहानी में आगे चलकर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और इस पॉइंट पे मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और सबसे मुश्किल दिन है। यहाँ तक कि रात बहुत मुश्किल होने वाली थी। मैं इस कमरे में बैठ गई और इसने मुझे कहा कि जैसे ही मैं तुम्हें मैसेज करूँ, मैसेज में जो भी लिखा हो तो तुम इसका मतलब यही समझना कि तुम्हें सामने वाले कमरे में जाना है, सीधी जाकर बिस्तर पर लेट जाना। मैं वहाँ से चली गई और मैं ये देखती रह गई कि वो बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ कर गई थी। मैं यहाँ से भाग भी तो सकती थी, मैं डर भी तो सकती थी, लेकिन शायद इसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं भागने वालों में से नहीं। खैर मैं वहाँ बैठी थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे यहाँ बिछा के भूल गई है, पर थोड़ी देर के बाद इस फ़ोन पर मैसेज आया। लिखा था कि जाओ कमरे में। अपना लहंगा संभालती हुई उठी और कमरे के अंदर चली गई और सीधी जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नहीं लगता कि कमरे में कोई था, लेकिन कमरे में अंधेरा भी था। मैं पूरी तरह से नहीं लेटी, बस नींद दराज होकर बैठ गई थी। आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं कहाँ थी, ये किसका कमरा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और आसपास बहुत बड़े बड़े और महंगे फर्नीचर पड़े हुए नज़र आ रहे थे। शायद यही इसके शौहर का कमरा था, पर इसकी लाइट क्यों बंद थी और इसका शौहर कहाँ था? जब मैं वहाँ पर बैठ गई तो मुझे आसपास सिर्फ खामोशी ही महसूस हो रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मेरी माँ और मेरी बहनें मेरे लिए ज़रूर फ़िक्रमंद होंगी, वे मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं था। मैंने पहले भी इनको बाज़ार के फ़ोन से मैसेज करके बताया था कि ये बात है। वे बहुत परेशान होंगी क्योंकि मैंने घर से बाहर कभी रात नहीं गुजारी थी, वो भी इस तरह। इसको क्या पता था कि मैं किसी हद तक पहुंच गई थी, क्या कर रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन ये नहीं पता था कि अब इससे ज़्यादा अजीब कुछ और होने वाला था। कभी कभी हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। एक मजबूत इंसान की ज़िंदगी किसी ऐसे रिटायर की लिखी हुई कहानी होती है जिसने ज़्यादा सोच समझ के नहीं लिखा। इसकी कहानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे भी मेरी ज़िंदगी अब ऐसी ही कहानी लग रही थी और मैं ये सोचने में
बिजी थी कि आगे क्या होने वाला है, इसका शौहर कहाँ था, मुझे इसके कमरे में क्यों बंद किया गया और वे खुद मुझे यहाँ भेज कर गायब क्यों हो गई थी। अभी तक मैंने इसके शौहर को नहीं देखा था, वैसे कहने के लिए अब वे मेरा शौहर भी था, लेकिन वो था कहाँ। थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर हलचल की आवाज़ आई। कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ, इसने भी लाइट ऑन नहीं की और वह सीधा बाथरूम में चला गया। ऐसा लगता था इसको पता ही नहीं कि कमरे में कोई बैठा है, और मुझे भी तो यहाँ पर इसी तरह से बिठाया गया था कि मुझे कहा था कि तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोलना। इसने बाथरूम में बहुत वक्त लगाया, वो कोई गाना भी गुनगुना रहा था। इसकी आवाज़ से वो मुझे 28 से 30 साल का कोई आदमी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद आकर सर के दूसरे किनारे पर बैठ गया, और जब इसे पता चला कि मैं इसी कमरे में हूँ तो कहने लगा, ओ सुमेरा, तुम पहले से ही यहाँ पे हो। सुबह तो मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। मेरा नाम सुमेरा नहीं, मेरा नाम समीना था। लेकिन इसको मेरा नाम के बारे में क्या पता, लेकिन क्यों नहीं पता था, हमारा तो निकाह हुआ था। कहीं सुमेरा इसकी बीवी का नाम तो नहीं था, वरना वो ये नाम क्यों बोल रहा था। और मुझे तो बोलने का हुक्म नहीं था, मुझे तो कहा गया था कि तुमने कुछ बोलना ही नहीं है, इसलिए मैं चुप थी। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, माफ़ किया तुमको। तुम औरतों को माफ़ी मांगनी नहीं आती है, अपनी गलती कभी नहीं मानती हो, बस चुप करके बैठ जाती हो और हम मर्द तुम्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब तुम औरतें हमसे नाराज़ हो जाती हो तो मर्दों को ना जाने कितनी देर तक बोलना पड़ता है, ज़बान चलानी पड़ती है, बातें करनी पड़ती हैं, जब कहीं जाकर तुम लोग मानती हो। लेकिन खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। फिर इसने कहा कि तुम आज बोल क्यों नहीं रही हो, और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। शायद वे मुझे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे मुंह से चीख निकली। मेरा हाथ लैंप पे लगा, रोशनी हो गई। मुझे इस औरत ने कहा था कि तुमने ना तो लाइट ऑन करनी है, ना ही अपने मुंह से कोई बात निकालनी है। इस शख्स की तरफ जब मैंने देखा, मैं हैरान रह गई, वह भी बुरी तरह से हैरान था। इसके बाद जो हुआ वह बहुत कुछ ज़्यादा अजीब था। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, किसी ने दरवाजे पर बुरी तरह से दस्तक देना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन था, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता था जैसे कोई पुलिस दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया तो सामने वही औरत खड़ी थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी, और इसका नाम भी सुमेरा था। वो अकेली नहीं थी और इसके साथ एक बूढ़ी औरत और कुछ मर्द, कुछ औरतें भी थी। कहने लगी, ये देखें, आपका बेटा क्या कर रहा है, मेरे साथ निकाह में होते हुए किसी और लड़की के साथ इस कमरे में। तौबा तौबा, देखें ये सब कुछ क्या है। मैं सुनकर बहुत डर गई और उन लोगों की नज़रों का शिकार होने लगी। और इसका शौहर, जिसका नाम हुसैन कमाल था, वे चुपचाप खड़ा था। तो रिश्तेदारों ने कहा कि कल तक तुम बड़े अच्छे शौहर बन रहे थे, कह रहे थे कि बीवी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, और अब ये सब क्या है, इसका मतलब कि तुम गलती पर हो। वो चुप करके सारी बातें सुन रहा था। इसकी बीवी भी हैरान हो रही थी कि ये कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दे रहा। फिर इसने कहा कि इसमें बुरा क्या है, इस लड़की के साथ मेरा निकाह हुआ है। एक आदमी ने पूछा, जो इनमें सबसे बड़ा था, कहने लगा कि ये लड़की, बता तूने इसके साथ निकाह किया है। मैंने कहा, मैं जैसे कहने ही वाली थी तभी सुमेरा ने फ़ौरन कहा कि कोई निकाह नहीं हुआ, इसे कहो कि सबूत पेश करे। मैंने कहा कि आपके पास ही तो सबूत हैं। वो कहने लगी, मेरे पास तो तेरे निकाह का सबूत कैसे होगा, क्या मैं तेरी शादी अपने शौहर से करवाऊँगी, दिमाग ख़राब है क्या तेरा। मैं खूबसूरत लड़की की शादी अपने शौहर से क्यों करवाने लगी, ताकि वे मुझे छोड़ दे। ये कैसी बात है, भला कौन सी बीवी अपने शौहर की शादी कम उम्र और खूबसूरत लड़की के साथ करवाती है। इस शौहर की जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, ये तो आप लोग जानते हैं कि ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन इसने कोई सबूत पेश नहीं किया था। अब आप लोग ही फैसला करें, क्योंकि अब तो सबूत आपके सामने हैं। कमाल के रिश्तेदारी से बुरा भरा कहने लगे, तुम अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और यहाँ पर अपने ही घर में सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसकी खामोशी और चेहरे पर जो सुकून था, उसको देखकर मैं पता नहीं कर सकी कि वे क्या सोच रहा है और क्या कहने वाला है। इसने खड़े खड़े सुमेरा की तरफ देखा और इससे 3 दफ़ा बोलकर तलाक दे दी। इसने कहा कि मैं कवाल नमीद हुसैन तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सब लोग हैरान रह गए और सुमेरा दिल पर हाथ रख कर बैठ गई। इन लोगों ने कहा कि हमारे ख़ानदान में आज तक किसी मर्द ने औरत को तलाक नहीं दी। एक तो तूने गलती की और ऊपर से हम सबके सामने इसे भली औरत को तलाक दे दी। वह कहने लगा कि भली औरत, इस भली औरत ने मेरे ख़िलाफ़ प्लान बनाया और इतना घटिया प्लान किया, आप लोग सुन लेंगे तो आप कानों को हाथ लगा लेंगे। ये तो सच में मेरी बचत हो गई, आँख खुल गई।
मेरी इस लड़की का चेहरा देख लिया मैंने, वरना क्या से क्या हो जाता। इसने इस लड़की से झूठ बोला कि इसका मेरे साथ निकाह करवाया, जबकि कोई निकाह नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो उसके निकाह के बारे में पता ही नहीं है। निकाह नामा भी झूठा था। ब्यूटी पार्लर में बैठ के कौन सा निकाह होता है। फिर इस मासूम लड़की को बेवकूफ़ बनाकर पैसों का लालच देकर यहाँ पर भेज दिया, ताकि ये साबित कर सके कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसका एक चक्कर पकड़ लिया था। आपसे आधी उम्र के लड़के के साथ इसने चक्कर चला रखा था, और इससे पहले कि मैं इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत तलाश कर लेता और इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देता, इसने मेरे ख़िलाफ़ ये चाल चली। एक तो ये बेवफ़ा और बदकिरदार औरत, ऊपर से चालें भी चलती है, झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है। ऐसी औरत को मैं अपनी ज़िंदगी में क्यों रखूं? बस निकाल दिया मैंने इसको अपनी ज़िंदगी से, और अब मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, यही बनेगी मेरी बीवी। ये बात सुनने के बाद मैं हैरान रह गई, और इसने मुझे इज्जत से मेरे घर भिजवा दिया। मैंने वापस आकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। इसको तो यही समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे डांटने या अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं सही सलामत वापस आ गई थी, क्योंकि ये हुआ ये था कि जल्दी से मेरा हाथ लैंप पर लग गया था और कमरे में रोशनी हो गई थी। मुझे क्या पता था कि अमीरों ने अपनी साइड टेबल पर एक लैंप रखा होता है, जिसका बटन बिल्कुल बिस्तर के पास ही होता है। इसने मेरी शक्ल देख ली और पूछा कि कौन हो तुम? तो मैं तुम्हें अपनी बीवी समझ रहा था, और मुझे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ गया। मैंने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। तो उसने मुझे बताया कि पर मेरा तो तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं हुआ। इसने रात भर मुझे हाथ तक नहीं लगाया और एक साइड पर बैठ गया। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी कि सुबह इस औरत ने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, ख़ानदान के सभी औरतों और आदमियों को जमा करके कमाल हुसैन के बदकिरदार साबित करने चाहती थी। लेकिन इसकी चाल इसी पर भारी पड़ गई, और इसमें ये अमीर आदमी की बीवी बन गई। इसने मेरी बहनों को भी अपने ही घर में बुला लिया, और मेरी माँ को भी। अब वो सब लोग यहीं पर रहते हैं, और इसने मेरी 2 बहनों की बहुत अच्छी जगह रिश्ते भी करवा दिए, जिनकी शादी एक ही दिन पर हुई, और वो दोनों खुश हैं। अब मेरी एक बहन रह गई है, वो पढ़ाई कर रही है और मेरी माँ का इलाज भी करवा रहा है। इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं जो कहती हूँ वो मुझे ला कर देता है, और कहता है कि तुम एक मासूम लड़की थी, शायद तुम्हारी मदद करने के लिए अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलाया था, क्योंकि अगर तुम मजबूरी में यहाँ तक आ गई हो तो कल तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होता। और वह ठीक कह रहा था कि वाकई मेरे साथ क्या होगा अगर वह मेरी मदद ना करता। आज हम दोनों मियाँ बीवी हैं, पाक रिश्ते में हैं, निकाह में हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि एक दूसरे के साथ हैं, और सब कुछ बिल्कुल ठीक भी है। आप लोग बताइए कि अगर आपसे कोई मेरी जगह होता तो क्या करता, और कमाल हुसैन ने जो किया वो सही किया या नहीं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।